दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द माउस एंड द बुल। दोस्तों, बुल का मतलब बैल या फिर सांड होता है। क्या अर्थ हुआ द माउस एंड द बुल, मतलब कि चूहा और सांड। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there lived a big bull in a village। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना। और सेकंड फॉर्म है लिव्ड, LIVED, लिव्ड। क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बिग बुल इन अ विलेज, एक गांव में एक बड़ा सांड रहता था। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर आ लेक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। और लेक का मतलब होता है दोस्तों झील। आप इसे नोट कर लें, लेक का मतलब होता है झील। क्या अर्थ हुआ? द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर आ लेक, गांव झील के पास स्थित था। वन डे व्हेन द बुल फेल्ट थर्स्टी ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द लेक। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन। व्हेन द बुल फेल्ट थर्स्टी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, इस शब्द में देखिए जो वाक्य है इसको कैसे बनाया गया समझ लीजिए। THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्यासा। और जब हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों हमें वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा उसको वर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में फील का यूज़ किया गया है, FEEL। तो यदि मैं फर्स्ट फॉर्म के बारे में बात करूँ तो फील थर्स्टी ये पूरी वर्ब बन जाएगी जहाँ पर एडजेक्टिव के साथ सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। वैसे फील करने का मतलब महसूस करना भी होता है, लेकिन यहाँ इसको सपोर्टिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो फील थर्स्टी का मतलब होता है प्यास लगना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए फील की सेकंड फॉर्म लगाई गई है फेल्ट। फील की जो सेकंड फॉर्म है वो है फेल्ट, FELT। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे, एक दिन। व्हेन, जब। द बुल फेल्ट थर्स्टी, जब सांड को प्यास लगी। ही स्टार्टेड वॉकिंग, वह चलने लगा। टूवर्ड्स द लेक, टूवर्ड्स मतलब की ओर। तो पूरे लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जब सांड को प्यास लगी, ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द लेक, वह झील की तरफ चलने लगा। आगे देखिए। देयर वॉज अ टाइनी माउस लिविंग इन द सेम विलेज। दोस्तों, टाइनी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छोटा। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है जहाँ पर वॉज या वर्ब के साथ ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए टाइनी माउस लिविंग इन द सेम विलेज, उसी गांव में एक छोटा चूहा रह रहा था। द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक एंड बास्किंग इन द सन। दोस्तों, बास्क मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लें। कोई भी नया शब्द मिले आप उसे ज़रूर नोट करें। बास्किंग का मतलब है धूप सेकना।
आपने अक्सर देखा होगा सर्दियों में हम लोग धूप सेकते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होती है, और तो धूप सेकने को बास्किंग कहा जाता है। नोट कर लीजिए। द माउस वॉज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द लेक। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, जहाँ पर वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चूहा झील के साइड में मतलब झील के किनारे बैठा हुआ था, एंड बास्किंग इन द सन। और सन मतलब, सन का मतलब दोस्तों सूरज होता है, उसके अलावा धूप होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है धूप। और धूप में सेक रहा मतलब और वो धूप में अपने आप को सेक रहा था, या कह सकते हैं वो धूप में धूप खा रहा था। द बुल हु वॉज गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक स्टैब्ड ऑन द टेल ऑफ द माउस। दोस्तों यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है रेफरेंस देने के लिए, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या अर्थ हुआ? द बुल सांड हु वॉज गोइंग, जो जा रहा था, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने, फ्रॉम द लेक, झील से, स्टैब्ड ऑन द टेल ऑफ द माउस, वह चूहे की पूंछ पर चढ़ गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सांड जो लेक से, झील से पानी पीने जा रहा था, चूहे की पूंछ पर चढ़ गया। द माउस स्क्वीड इन पेन, और जो चूहा था वो दर्द से मचल पड़ा। ही लुक्ड एट हिज टेल, लुक मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है, टेल मतलब पूंछ। ही लुक्ड एट हिज टेल का मतलब उसने अपनी पूंछ को देखा। इट वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड। दोस्तों क्रश्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कुचल जाना। इट वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड का मतलब हुआ कि ये पूरी तरह कुचल चुकी थी। दिस फुलिश बुल हैज़ क्रश्ड माई टेल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है। ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाएगा। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ? दिस फुलिश बुल हैज़ क्रश्ड माई टेल। इस मूर्ख सांड ने मेरी पूंछ को कुचल दिया है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको होमवर्क के तौर पर 2 सेंटेंस देना चाहूँगा, दोनों को ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए। पहला है वह स्कूल गया है। दूसरा वाक्य है उसने आज खाना नहीं पकाया है। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट हैं, एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है। दोनों को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। आगे देखिए, आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ। और दोस्तों जहाँ पे आप एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल देखें तो वो विल माना जाता है। और ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आई विल बाइट दिस बुल टू डेथ। बाइट मतलब काटना। मैं काट कर इस सांड को मार डालूंगा। द माउस सैड टू हिमसेल्फ। चूहे ने खुद से कहा, या कह सकते हैं मन मन में कहा। एंड जम्प्ड ऑन टू द बुल्स बैक। और सांड की पीठ पर कूद गया। एंड स्टार्टेड बाइटिंग हिम। और उसे काटने लगा। विद हिज शार्प टीथ। अपने नुकीले दांतों से उसे काटने लगा। द बुल डिड नॉट फील एनी पेन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। फील का मतलब महसूस करना, और ये फर्स्ट फॉर्म है, ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको बताया था। द बुल डिड नॉट फील एनी पेन। सांड को कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव मैंने आपको बताया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, उसे आप ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए। उसने पत्र नहीं लिखा। आई रिपीट द सेंटेंस, उसने पत्र नहीं लिखा। दोस्तों ये जो मैंने आपको वाक्य दिया है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, ही वॉज रादर अनअवेयर। बल्कि वो अनअवेयर था। अनअवेयर का मतलब है किसी चीज़ के बारे में अवगत ना होना, किसी के बारे में जानकारी ना होना, जागरूक ना होना। ही वॉज रादर अनअवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लिटिल माउस ऑन हिज बैक। तो क्या अर्थ हुआ? रादर मतलब बजाय, बल्कि इसकी बजाय वह अपनी पीठ पर एक छोटे से चूहे की उपस्थिति के बारे में, मौजूदगी के बारे में वो क्या था? अवगत भी नहीं था। मतलब उसे ये बात भी नहीं पता थी कि उसके पीठ पर कोई चूहा मौजूद है, इस बारे में वो भी नहीं जानता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द माउस वॉज टायर्ड ऑफ बाइटिंग द बुल। टायर्ड का मतलब थक जाना। कुछ समय के बाद चूहा सांड को काट काट कर थक गया।
सीइंग नो रिएक्शन, कोई भी प्रतिक्रिया ना देखकर, ही जम्प्ड ऑफ द बुल्स बैक, वह उसने सांड की पीठ से छलांग मार दी, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, बिफोर हिम उसके सामने, ब्लॉकिंग हिज वे उसका रास्ता रोकते हुए। द बुल लुक्ड एट द माउस एंड आस्क्ड, सांड ने चूहे को देखा और कहा, वाई डू यू ब्लॉक माई वे, तुम मेरा रास्ता क्यों रोकते हो, गेट आउट माई पाथ, मेरे रास्ते से हट जाओ, अदरवाइज यू विल बी क्रश्ड, वरना तुम्हें कुचल दिया जाएगा। और दोस्तों यदि इस वाक्य के बारे में बात की जाए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट जरूर करें। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम कोई पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा, अदरवाइज वरना, यू विल बी क्रश्ड, आपको कुचल दिया जाएगा। यू हैव ऑलरेडी डन इट, और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है जहाँ पे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। यू हैव ऑलरेडी डन इट का मतलब हुआ तुम ये पहले ही कर चुके हो। सेड द माउस एंग्रीली, चूहे ने गुस्से से कहा। और दोस्तों ये जो एंग्रीली शब्द है ये एडवर्ब है। जब भी मैं आपको कोई शब्द बताता हूँ तो मैं हमेशा उसके साथ की जो जानकारी है कि वो एडजेक्टिव है, नाउन, वर्ब क्या है, मैं बताता हूँ, तो एज इट इज़ आप इसे नोट भी किया कीजिए। और दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा शब्द देखें जो LY पे ख़त्म हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। तो उसने क्या जवाब दिया कि यू हैव ऑलरेडी डन इट, तुम ये पहले ही कर चुके हो। सेड द माउस एंग्रीली, चूहे ने गुस्से से कहा। ही शोड हिज टेल टू द बुल एंड सेड, दोस्तों SHOW शो का मतलब होता है दिखाना, नोट कर लीजिए। और ये सेकंड फॉर्म है शोड, इसको शोड पढ़ेंगे, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ही शोड हिज टेल टू द बुल एंड सेड, क्या अर्थ हुआ, उसने अपनी पूंछ सांड को दिखाई और कहा, आई बिट यू ऑल ओवर योर बैक। और दोस्तों ये बाइट के सेकंड फॉर्म में देखिए, यहाँ पर आपको कितनी सारी वर्ब, नई वर्ब सीखने को मिलती हैं। बाइट मतलब होता है काटना, और सेकंड BITE, और सेकंड फॉर्म में BIT। फर्स्ट फॉर्म में बाइट BITE, सेकंड फॉर्म में बिट BIT। आप इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बाइट की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ सेकंड फॉर्म क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसने आगे क्या कहा, आई बिट यू ऑल ओवर योर बैक, मैंने आपकी पूरी पीठ पर काटा। डिडंट यू फील एनी पेन, क्या तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां क्वेश्चन भी हो, साथ में नकारात्मकता भी हो। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट के में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो दोस्तों उसको बनाने के दो तरीके हैं, आप नोट कर लीजिए। पहला तरीका तो आप यही नोट कर सकते हैं, डिड नोट के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप पहले डिड लिखें, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये लिखा है डिडंट यू फील एनी पेन, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं डिड यू नॉट फील एनी पेन। दोनों का मीनिंग एक ही होगा, बस दोस्तों बनाने के तरीके अलग हैं। ये वाला जो तरीका है बोलने में थोड़ा सा आसान होता है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, डिडंट यू फील एनी पेन, क्या तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आगे देखिए, द बुल वॉज सरप्राइज टू लिसन टू दिस। सरप्राइज का मतलब हैरान हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। सांड ये सुनकर हैरान हो गया। ही लाफ्ड एंड रिप्लाइड, वो हंसा और उसने जवाब दिया। डिड आई रियली स्टैम्प ऑन योर टेल, क्या सचमुच मैंने आपकी मतलब कि पूंछ पर पूंछ को दबाया। एंड डिड यू रियली बाइट मी ऑल ओवर माई बॉडी, और क्या तुम सच में तुमने मेरी पूरे शरीर पर काटा। आई नेवर रियलाइज बोथ, मैंने कभी भी दोनों का ही एहसास नहीं किया। रियलाइज़ का मतलब एहसास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों यहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया है, तो याद रखें जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेवर का यूज़ करेंगे तो डिड नॉट का आपको यूज़ नहीं करना, और नेवर के बाद हमेशा ही आपको ये भी याद रखना है कि आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो उसने क्या कहा, आई नेवर रियलाइज बोथ, मैंने दोनों का ही एहसास नहीं किया, दोनों का ही मुझे एहसास दोनों का ही नहीं हुआ। हाउएवर, हालांकि, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। इफ़ इट रियली हैपन, यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो मुझे दुख है। द माउस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है दोस्तों अवाक रह जाना, ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के पास कोई भी शब्द ना बचे आगे कहने को। तो क्या अर्थ हुआ, द माउस वॉज लेफ्ट स्पीचलेस टू हियर द बुल्स आंसर। चूहा सांड के जवाब को सुनकर अवाक रह गया।
ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन मन में सोचा, दैट इट वॉज क्वाइट यूजलेस टू आर्ग्यू विद दैट थिक स्किन्ड एनिमल, कि इतनी मोटी चमड़ी वाले जानवर से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। द माउस फेल्ट वेरी मच डिस्गस्टेड, चूहे को बहुत बुरा लगा। एंड वेंट टू हिज होम क्राइंग इन पेन, और दर्द में कराहता हुआ अपने घर चला गया। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मोरल है वो भी जल्दी से देख लेते हैं। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विद अ स्टूपिड पर्सन, क्या अर्थ हुआ कि बेवकूफ़ व्यक्ति से बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। चलिए तो दोस्तों, इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और जो कहानी का मोरल है वो यही है कि मूर्ख लोगों से बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको पसंद आया हो, आपने आज को सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके अलावा दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं देखता हूँ कई बार आप में से ज़्यादातर लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अब मुझे इसका रीज़न नहीं पता क्या इसका रीज़न है, लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको सच में मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लगे कि मैंने आपकी हेल्प की है इंग्लिश सीखने में, या थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आपको काम का लगा हो, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।